हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 25 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो कि डिफरेंट एग्जाम जैसे कि गेट, ईएससी, एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, एई और स्टेट लेवल के एग्जाम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज फर्दर ड्रॉन सो दैट इट्स डायमीटर बिकम्स 1/5 ऑफ द ओरिजिनल। 1/5 ओरिजिनल हो जाता है। व्हाट विल द रेजिस्टेंस विद वॉल्यूम रिमेनिंग द सेम। यानी कि एक वायर हम लिया जाता है जिसको इस तरह से खींचा जाता है, दोनों साइड से फोर्स लगाया जाता है कि अर्लियर जो डायमीटर था डी, अब वो d/5 हो जाता है। ठीक। तो आपको पता है कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। तो अभी जो ड्रॉन वायर का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जो अर्लियर एरिया था। यानी अर्लियर एरिया सपोज कीजिए कि वो हमने A1 लिया है तो A1/25 होगा। ठीक है, तो एरिया हो गया 25, 1/25 टाइम्स। ठीक है, तो अभी देखिए, मान लीजिए कि अर्लियर का एरिया A1 था, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और लेंथ L1 था। तो अभी ड्रॉन करने के बाद A2 और L2 हुआ। तो इसका मतलब है क्या कि जो A1 है इंटू L1, क्योंकि लेंथ का तो हमें नहीं पता कितना ड्रॉ किया गया है। अब A2 क्या हो जाएगा, A1/25 इंटू L2 टाइम्स। ठीक है, तो ये A1 कैंसिल हो गया, तो L1 इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाई 25 टाइम्स। अभी देखिए, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो L/A। तो इसका मतलब है क्या कि R2/R1 जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा L2/A2 इंटू A1/L1। ठीक, अभी जो हमने निकाला था ये जो L2 है वो क्या हो जाता है, L2 हो जाता है 25 टाइम्स L1। ठीक है, इंटू A1। ठीक है, तो A1 यहाँ हो गया, A2 क्या हो गया, A1/25। ठीक है, A1/25। तो इसका मतलब A1 कैंसिल हो गया, ये 25 ऊपर चला गया और यहाँ पर L1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जब ये कैंसिल हो जाता है तो इसका मतलब ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, R2/R1 इज इक्वल टू 25 इंटू 25 टाइम्स, यानी कि आता है 625 टाइम्स। इसका मतलब है कि R2 इज इक्वल टू क्या होगा, 625 टाइम्स R1। R1 का वैल्यू 5 है, उसको हम लोग रखेंगे तो आएगा ये 3125 ओम्स, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ ए 1 मीटर क्यूब इज फाउंड टू बी 1 ओम इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू 2 मीटर्स, इट्स वॉल्यूम रिमेनिंग द अनचेंज, द रेजिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ इट्स लेंथ क्या हो जाएगा। देखिए, एक क्यूब है, ठीक है, रेजिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ ए 1 मीटर क्यूब इज फाउंड टू बी 1 ओम। ठीक है, ये ऑपोजिट फेसेस है, इसके बीच में आ जाता है 1 मीटर का। ठीक है, इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू 2 मीटर, अगर लेंथ को 2 मीटर बढ़ा दिया गया, वॉल्यूम रिमेनिंग सेम, वॉल्यूम भी सेम है, द रेजिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट फेसेस क्या हो जाएगा, ऑपोजिट फेसेस क्या हो जाएगा। तो सिमिलरली इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इसमें क्या आएगा हमारा, देखिए जो हमारा लेंथ L2 है वो हो गया 2L1। ठीक, वॉल्यूम तो सेम है, इसका मतलब है कि L1A1 इज इक्वल टू A2L2। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो अब ये A2 क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा हमारा A1/2, क्योंकि लेंथ L2 इज इक्वल टू 2L1 है। ठीक, अब ये निकल गया एरिया का रिलेशनशिप। तो इसका मतलब है कि R2/R1 हम लोग उसी तरह से निकालते हैं। ये आएगा क्या, L2/A2 इंटू A1/L1। इसमें वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 4। इसका मतलब है क्या कि R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स R1 हो जाएगा। R1 हमने कितना लिया है, 1 ओम, तो यानी 1, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 ओम, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम कांस्टेंट फॉर RL सीरीज सर्किट इज गिवन बाय, RL सीरीज सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, तो देखते हैं इसको हम उसको ऑप्टेन करते हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग सबसे पहले एक टिपिकल RL सर्किट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स V है। ठीक है, यहाँ पर एक स्विच क्लोज करते हैं हम लोग, इसका रेजिस्टेंस R है और इंडक्टेंस क्या है, L है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो करेगा एट t इक्वल टू 0 में हमने स्विच को क्लोज किया। तो देखिए, इंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है दोस्तों कि सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पे, ठीक है, वो जो करंट आएगा I0 प्लस, उसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि सडन अपोज करेगा चेंज इन स्टेट को, तो 0 होगा। तो इसका वैल्यू हम लोग स्टेडी स्टेट में लेंगे। तो हम लोग उसको ऑप्टेन कैसे करते, देखिए, अगर एक इंडक्टर के अक्रॉस जो हमने रेजिस्टेंस, जो हमने सर्किट ड्रॉ किया था, उसमें अगर हम लोग V को वैल्यू लेते हैं तो वो क्या होता है, R ऑफ IT, क्योंकि सीरीज सर्किट लिया, L di/dt, यानी चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हुआ। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में लगाने पे क्या आएगा, V का V/S, R का IS प्लस L का LS IS माइनस I0 प्लस। तो 0 प्लस हमने कितना लिया है, 0 लिया है पहले से ही। तो इसका मतलब है क्या कि इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो IS इज इक्वल टू क्या आएगा,
वो आएगा हमारा V डिवाइडेड बाय S इंटू एल एस प्लस आर। ठीक है, इसमें हम लोग L को कॉमन लेते हैं और बाहर निकालते हैं, तो ये आएगा V बाई एल इंटू 1 बाई एस टाइम्स S प्लस आर बाई एल। ठीक है, इस सर्किट को ब्रेक करते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों को हम लोग ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद उसका इन्वर्स लेप्लास लेते हैं। तो इसको ब्रेक करने के बाद इन्वर्स लेप्लास लेने पे हमारा जो IT का वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा V बाई आर 1 माइनस ई पे पावर माइनस RT डिवाइडेड बाय L। ठीक है, क्योंकि लेप्लास में अगर आप उसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो S प्लस कोई कांस्टेंट का वैल्यू हो, उसका अगर इन्वर्स कीजिएगा तो e टू द पावर माइनस t हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, e टू द पावर माइनस KT, ये जो कांस्टेंट है K होगा और इंटू T। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने निकाला है, तो ये आ गया वैल्यू इसका। ठीक, अच्छा अभी देखिए टाइम कांस्टेंट क्या बताता है। टाइम कांस्टेंट बताता है कि वो वैल्यू जिसमें कि जो करंट का एग्जैक्ट वैल्यू होगा, वो टाइम जिसमें करंट का एग्जैक्ट वैल्यू 0.633 टाइम्स ऑफ स्टेडी स्टेट करंट होगा। स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा? V बाई आर, क्योंकि स्टेडी स्टेट में जब इंडक्टर फुल चार्ज हो तो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, स्टार्टिंग में वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो उसमें टाइम कांस्टेंट हो जाएगा L बाई आर। ठीक है, टाइम कांस्टेंट होगा L बाई आर, वो क्या होगा? V डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 माइनस ई पे पावर -1। ठीक है, क्योंकि इसी टाइम पे देखिए हमने इसका फ्रैक्शन क्या लिखा था? R बाई एल इंटू टी। अब इस t की जगह पर अगर आप L बाई आर लिखिएगा तो ये और ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, तो उसकी जगह पर क्या आएगा? 1। इसका मतलब है क्या कि इसका वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.633 V बाई आर। ये आएगा L बाई आर का वैल्यू। ठीक है, इस टाइम पे। तो इसका मतलब है क्या कि L बाई आर जो टाइम कांस्टेंट है वो वैल्यू है जिस वैल्यू पे जो करंट का जो वैल्यू होगा इस पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट पे जो करंट का वैल्यू होगा, जिसको हम लोग टॉ भी बोलते हैं कभी कभी, वो 0.633 टाइम्स होगा किसके? स्टेडी स्टेट वैल्यू के। तो स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टर वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, यानी स्टेडी स्टेट में कुछ सर्किट इस तरह से हो जाएगा, जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, और ये हमारा होगा V वैल्यू। ठीक है, और ये है हमारा R। तो इसमें जो स्टेडी स्टेट करंट होगा वो क्या होगा? V बाई आर, तो उसका 0.633 टाइम्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टाइम कांस्टेंट RL सीरीज सर्किट क्या होगा? L बाई आर। अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें दोस्तों, तो इसको हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो करंट है वो आएगा V बाई आर, जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है। ठीक है, और करंट स्लोली चार्ज अप होगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जब इस करंट का वैल्यू 0.633 टाइम्स हो जाएगा V बाई आर के, तो यही हमारा आएगा टाइम कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे सर्किट में L बाई आर। ठीक है, हो गया, तो इसका मतलब D ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम कांस्टेंट फॉर सीरीज RL सर्किट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच। कितना रीच करना चाहिए? तो 63.2%, जैसा हमने प्रीवियसली डिराइव किया था, 63.2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। जो फाइनल वैल्यू है उसका 63.2% आना चाहिए। ये जो वैल्यू है 63.2, ये वैल्यू जिस टाइम पे आता है उसको उसका टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करंट इन द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर इन 0.4 सेकंड। द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज 40 वोल्ट। द सेल्फ इंडक्टेंस इन हेनरी। तो हेनरी में सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? तो देखिए जो वोल्टेज है हमारा वो होता है -LdI/dt। -LdI/dt क्या बताता है? ये रेट ऑफ चेंज, ये करंट के चेंज को अपोज करेगा, इसके बारे में वो बताता है। ठीक है, ठीक, तो इसका मतलब है क्या कि हमारा क्या होगा? देखिए इसमें -L टाइम्स चेंज करंट का क्या है? 1 एम्पियर -5 एम्पियर, क्योंकि 5 से 1 गया है, डिवाइडेड बाय जो टाइम चेंजेस है वो कितना है? 0.4 सेकंड। ठीक है, और जो वैल्यू है वोल्टेज का वो है 40। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने से आएगा L का वैल्यू 4। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करंट थ्रू 8 ओम रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल्स M एंड N इन द सर्किट। जो M और N के बीच में कनेक्टेड है 8 ओम, उसके बीच में करंट का वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग उसमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सुपर पोजिशन थ्योरम लगाते हैं हम लोग। पहले हम लोग 8 वोल्ट जब रहे, सिर्फ 2 वोल्ट नहीं रहे, तो उसके केस में कितना करंट फ्लो होगा इसमें, और जब 2 वोल्ट रहे 8 वोल्ट नहीं रहे तो उसे केस में क्या होगा? पहला केस हम लोग देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं 8 वोल्ट रहे 2 वोल्ट नहीं रहे, यानी इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो उसमें हम लोग सर्किट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ये हमारा 8 वोल्ट है, ये हमारा 8 वोल्ट है ना, ये 8 वोल्ट। ठीक, उसके बाद ये जो है हमारा 12 ओम। ठीक, ये हमारा 8 ओम। ठीक है, और ये है हमारा 8 ओम, और ये शॉर्ट हो गया है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम इसमें अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो इसके हिसाब से इसमें करंट कितना फ्लो करेगा? N से M की ओर,
तो उसको हम लोग क्या करेंगे, करंट डिवीजन रूल से भी हम लोग निकाल सकते हैं ये कितना करंट फ्लो करेगा। तो देखिए सबसे पहले 8 और 8 ये दोनों पैरेलल में है आपस, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा 4 ओम। 4 ओम और 12 का रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज़ में, 8 और 8 पैरेलल में हुआ तो पैरेलल सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4, ठीक है। 4 और 12 का 16, 8 डिवाइड बाई 16 यानी कि 0.5 एम्पियर्स करंट यहाँ से फ्लो करेगा। अब ये 0.5 एम्पियर करंट जो है वो 2 में डिवाइड होगा, एक 8 ओम यहाँ आएगा और एक 8 ओम यहाँ आएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे, तो 0.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 यानी कि 1/4। इसका मतलब है क्या कि N से M की तरफ जब करंट आएगा पहला केस में जब वो 8 है, यानी हम लोग 8 वोल्ट का अप्लाई कर रहे हैं तो आएगा 1/4M, ठीक है। पहला पॉइंट ये। अब हम लोग देखते हैं दूसरे केस में 1/4 हमने निकाला। दूसरे केस में अब हम लोग इसको शॉर्ट करते हैं, तो उसके केस में हमारा जो रिजल्टेंट जो डायग्राम होगा वो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 12 ओम, ठीक है। ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा 8 ओम, ठीक है। ये पॉइंट है यहाँ पर भी ये 8 ओम और ये आएगा 2 वोल्ट, ठीक है, ठीक 2 वोल्ट आया, ये आया 2 वोल्ट, ठीक है। तो उसी केस में करंट यहाँ से फ्लो करेगा। वो कैसे फ्लो करेगा, देखिए 12 और 8 पैरेलल में है, तो इसका मतलब इन दोनों का पैरेलल का रिजल्टेंट कितना लेगा, 12 × 8 96 प्लस 12 प्लस 8 20 यानी कि 4.8 ओम आया। तो 4.8 ओम यहाँ आया, ठीक है। ये है 8 ओम, ठीक। तो ये सीरीज़ में कितना फ्लो करेगा टोटल करंट, तो टोटल करंट INM इसके केस में क्या आएगा हमारा 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4.8 और प्लस 8 यानी कि 12.8, ठीक है। ये हमारा करंट। तो इसका मतलब है कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसके केस में क्या करंट फ्लो कर रहा है 0.093। यहाँ पर हमें यही करंट निकालना है, ठीक है। अभी देखिए ये तो 2 डिवाइड 12.8 ये आया, ये करंट हमारा ये यहाँ से गया करंट। अब हमको 8 ओम के अक्रॉस अगर करंट निकालना है तो फिर ये भी डिवाइड होगा करंट, यानी ये करंट आधा इधर और ये करंट आधा इधर आएगा। तो इसका मतलब है क्या कि ये जो करंट आया 2 डिवाइडेड बाई 12.8 ये करंट भी 8 और 12 में डिवाइड होगा, तो ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 12.8 इंटू, अब इसमें जो करंट आएगा वो क्या आएगा 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 8 यानी कि 20, ठीक है। ये 10 टाइम्स कट गया तो 1.2 डिवाइडेड बाई 12.8 तो ये आएगा 0.093। तो ये करंट इसके अक्रॉस आया। पहला कितना करंट था 1.4। तो दोनों को जो करंट डायरेक्शन है वो इसी डायरेक्शन में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोनों करंट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो INM जो नेट करंट आएगा दोनों केस में मिला के वो आएगा 0.25 प्लस 0.093। कहाँ से आएगा N से M की ओर, तो इसका मतलब ये आएगा 0.34 फ्रॉम N to M यानी कि D ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आपको सुपर पोजिशन में बेसिकली ये निकालना है कि इसको शॉर्ट सर्किट कर देना है, फिर करंट डिवीजन रूल से हमें करंट निकाल देना है, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, नेट करंट निकालना, फिर करंट डिवीजन रूल से इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा आइसोलेट करके निकालना है। सिमिलरली सेकंड केस में क्या करना है, इस 8 वोल्ट को शॉर्ट कर देना है और उसके बाद फिर इन दोनों के बीच का कितना करंट निकलेगा उसके हिसाब से निकालना है और उसके बाद फिर दोनों को ऐड कर देना, तो ये हमारा रिजल्टेंट करंट निकल जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I फॉर द बिलो सर्किट सोन इफ V इक्वल टू 2 वोल्ट। देखिए इसमें जो V वोल्ट है वो 2 वोल्ट दे दिया है, तो इसको देखिए ट्रिक्स से हम लोग निकालते हैं, इससे शॉर्टकट निकलता है। देखिए अगर ये यहाँ पर 2 वोल्ट दिया है और 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस करंट 1 एम्पियर आएगा, 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 एम्पियर, यानी ये करंट आएगा 1 एम्पियर, ठीक। ये करंट 1 एम्पियर आया आपके पास, ठीक। इसका नेट रेजिस्टेंस कितना है, देखिए 1 ओम और 2 ओम यानी कि 3 ओम नेट रेजिस्टेंस है, 1 एम्पियर करंट गया। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में यानी पूरा सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज है यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में उसका वोल्टेज 3 वोल्ट आएगा, ठीक। 3 वोल्ट आने के बाद यदि 1 ओम रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि इसमें जो करंट आएगा 3 एम्पियर आएगा, इसमें जो करंट था 1 एम्पियर था, ये 3 एम्पियर 1 एम्पियर मिलके इस पे जो करंट आएगा 4 एम्पियर आएगा। अब 4 एम्पियर इसमें करंट आया, 2 एम्पियर इसमें करंट आया, तो इस पे जो करंट आएगा वो 6 एम्पियर आएगा। तो इसको आप शॉर्टकट से निकाल सकते हैं इजीली। एक बार और मैं कॉन्सेप्ट समझा दो, देखिए ये V वोल्टेज 2 वोल्ट है, 2 ओम है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस इस एलिमेंट के अक्रॉस जो करंट है वो 1 एम्पियर आया। अब ये 1 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो कर रहा है 1 ओम में, 2 ओम में, तो टोटल 3 ओम में फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में अगर इस पूरे को लूप लिया जाए तो ये 3 वोल्ट आएगा पोटेंशियल, यानी यहाँ से यहाँ तक में 3 वोल्ट आया। अब ये 3 वोल्ट पोटेंशियल, तो ये यहाँ पर वो 3 एम्पियर करंट आएगा, यानी 3 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा था 1, तो 3 + 1 4, यानी कि इस पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो 4 ओम फ्लो कर रहा है, इस पर 2 ओम फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब 2 ओम प्लस 4 ओम, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 ओम, यानी इसके जो करंट सोर्स है उसमें करंट कितना फ्लो करेगा 6 एम्पियर, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द करंट थ्रू 2K ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट सोन, जो 2K ओम रेजिस्टेंस है उसमें कितना आएगा। देखिए ये जो पर्टिकुलर केस है ये टिपिकल व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है। अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज को ड्रॉ कीजिएगा तो इस तरह से होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में होता है क्या दोस्तों कि अगर हमारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू, मान लीजिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ R1 है, R2 है, ये जो रेजिस्टेंस है R3 है और ये रेजिस्टेंस R4 है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में क्या होता है कि अगर R1 R4 यानी कि ये अपोजिट ब्रांचेस का जो मल्टीप्लिकेशन वो R2 R3 के इक्वल हो जाए तो इसके अक्रॉस जो करंट है वो जीरो हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके केस में देखिए अगर इसको इस तरह से सजाया जाए तो 1 ओम 1 किलो ओम इंटू 1 किलो ओम 1 किलो ओम हुआ, फिर ये 1 किलो ओम इंटू 1 किलो ओम 1 किलो ओम हुआ तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल है, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो करंट है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 2K ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस इन द सर्किट सोन बिलो। 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ईजिली सॉल्व करने के लिए हम लोग ये पॉइंट और इस पॉइंट को लेते हैं और ये जो हमारा एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स अगर देखिए यहाँ पर मान लीजिए करंट आई फ्लो कर रहा है और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस आर है, तो इसको हम लोग एज अ वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा आई इंटू आर और उसमें जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग सीरीज में लेंगे, ठीक है, इसी दो पॉइंट के अक्रॉस, ठीक है, इसी दो पॉइंट के अक्रॉस, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए ये हमारा 4 ओम, ये हमारा 5 एम्पियर, यानी 4 इंटू 5 20 वोल्ट। इसका मतलब है क्या कि ये जो वोल्टेज सोर्स होगा वो क्या आ जाएगा 20 वोल्ट, ठीक, और रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएगा 4 ओम। उसके बाद ये टर्मिनल आता है, यहाँ वाला टर्मिनल, इसके अक्रॉस करंट कितना, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। फिर इसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं 10 एम्पियर इंटू 6, यानी कि ये आ जाएगा 60 वोल्ट और ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस सीरीज में हो जाएगा 6 ओम और ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 60, ठीक है। तो ये है हमारा सर्किट। अब हम इसमें KVL निकाल देते हैं, ठीक है। KVL निकालेंगे तो कैसे आएगा, 60 माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल टू जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा हमारा I, अगर हमने I लिया करंट, रेजिस्टेंस क्या होगा 4 प्लस 6 प्लस 15, यानी कि ये 40 इज इक्वल टू 15I, तो I इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 15। इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो 3 टाइम्स 8/3 यानी 2.66, यानी कि C ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द सर्किट सोन द वैल्यू ऑफ करंट I इज, इस I करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम फिर से लगाएंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 60 वोल्ट के चलते देखते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। जब इसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे तो इसका मतलब है कि जो करंट आएगा वो 1 ओम के अक्रॉस नहीं फ्लो करेगा, वो डायरेक्ट करंट यहाँ से आके ऐसे फ्लो करके चला जाएगा। तो अगर हम लोग 60 वोल्ट को हम ले तो I60 हम लोग उसको लेते हैं, तो उस करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज 60 वोल्ट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम, ये 1 ओम इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट किया तो हमने करंट डायरेक्ट इसको बाईपास कर देगा, तो इसका मतलब 4 ओम, यानी कि I16 कितना हो गया, I60 हो गया 15 एम्पियर। सिमिलरली I60 आपने याद रखा। सिमिलरली अब से नेक्स्ट केस में क्या करते हैं हम लोग, इसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसको अगर हम लोग शॉर्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि 12 वोल्ट के थ्रू क्या आ जाएगा, I12 इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, I12 निकाल सकते हैं 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय ये जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, वो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम, यानी कि 4 ओम, ठीक है, यानी कि ये 3 एम्पियर। तो एक जो करंट है वो ये यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है 15 एम्पियर, एक टाइम्स में यहाँ से यहाँ 3 एम्पियर, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम से जो I नेट निकलेगा वो क्या आएगा, I60 माइनस I12, तो I60 यानी कि कितना है 15 माइनस 3, यानी कि आएगा 12 एम्पियर। उसका डायरेक्शन कहाँ आ गया, इधर से इधर उसका डायरेक्शन होगा, जो डायरेक्शन I का दिखाया है वही डायरेक्शन आएगा, जिसका मतलब D 12 ओम एम्पियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो व्हेन द करंट थ्रू द ब्रांच AD इज जीरो, AD के अक्रॉस करंट जीरो है, द बैटरी करंट IB का वैल्यू क्या होगा, देखिए तो ये सिंपली ये व्हीटस्टोन ब्रिज का परफेक्ट एग्जांपल है। देखिए इसके अक्रॉस अगर करंट जीरो हो तो ये दोनों बैलेंस होगा, तो बैलेंस होगा इसका मतलब क्या कि 80 टाइम्स R, जिसमें मैंने आपको बताया था डायगोनली जो अपोजिट होंगे वो इक्वल होंगे, तो 120 इंटू 80, तो ये 80 कैंसिल होगा, तो ये R का जो वैल्यू होगा ये भी 120 आएगा, ठीक है। अब R का वैल्यू 120 आने से 120 और 80 सीरीज़ में क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये तो जीरो हो गया ब्रांच, तो 200 होगा और यहाँ भी 200 होगा, दोनों का पैरेलल 100। इसका मतलब जो IB करंट आएगा वो क्या आएगा 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100, यानी कि आएगा 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसका मतलब करंट क्या आएगा 10 मिली एम्पियर, C ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द पावर डिसिपेटेड इन द कंट्रोल सोर्स ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो। कंट्रोल सोर्स के लिए पावर डिसिपेशन क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, यानी ये वोल्टेज है उस पर डिपेंडेंट ये है, तो इसमें हम लोग KVL निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग KVL निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखिए 36 माइनस 2VA, क्योंकि पोलरिटी प्लस में सबका, माइनस VA, अपोजिट पोलरिटी रहता है, अगर ये माइनस रहता तो ये इसके साथ ऐड हो जाता, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा आएगा 15 टाइम्स आई। सपोज कि यहाँ पर आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या आएगा हमारा 36 माइनस 3VA इज इक्वल टू 15I, ठीक, एक इक्वेशन ये हुआ। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा दोस्तों, देखिए ये जो सेम करंट है वो आई तो इसी से तो फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है क्या कि जो VA इज इक्वल टू होगा वो क्या हो जाएगा 7 टाइम्स आई। अब VA इज इक्वल टू 7 टाइम्स आई यहाँ रखिएगा, तो वहाँ पर रखने से क्या आएगा 36 माइनस 21 इंटू आई इज इक्वल टू 15 टाइम्स आई। अब इसको कैलकुलेट किया तो आई इक्वल टू निकलेगा 3। अच्छा, आई इक्वल टू 3 निकलेगा तो इसका मतलब है क्या कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, तो ये कंट्रोल सोर्स के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज होगा, नेट वोल्टेज V0 मान लीजिए इसको, होगा 2 टाइम्स VA हम लोग क्या निकाला 7 टाइम्स आई करंट, यानी कि 21, ठीक है। हमें पावर डिसिपेशन पूछ रहा है, ठीक है, तो चलिए आई तो हमारा 3 आई इक्वल टू 1 निकल गया, ठीक है, क्योंकि ये क्या आएगा 36 डिवाइड बाई 36, यानी कि आई इक्वल टू 1 आएगा। तो इसका मतलब है क्या कि हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज VA, वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 1 एम्पियर, यानी कि 7 टाइम्स 1 एम्पियर, क्योंकि ये देखिए 7 ओम का है, तो यानी कि 7 वोल्ट्स, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा हमारा V0, वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 2 टाइम्स 7 वोल्ट, यानी कि आएगा 14, ठीक है। अब इसकी तो पावर डिसिपेशन कितना होगा, पावर इज इक्वल टू होगा 14 इंटू इस पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई इज इक्वल टू 1, यानी कि आएगा 14। तो इसका मतलब है कि 14 वाट आएगा, ठीक है। मिस्टेक के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। बेसिक फंडा ये है कि इसमें KVL निकाल के हम लोग VA को निकाल सकते हैं, और VA और आई के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं 7 टाइम्स आई से, तो इससे निकल जाएगा पावर डिसिपेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, सुपरपोजिशन थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, तो लीनियर नेटवर्क्स खोलने के लिए, लीनियर सर्किट्स के लिए अवेलेबल है, अप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क इन द फिगर 1 आर 10 वोल्ट एंड 2 ओम। देखिए फिगर 1 A और B के बीच में है 10 वोल्ट और 2 ओम, एंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल AB एज शोन इन द फिगर, व्हाट आर द थेवेनिन इक्विवेलेंट। इसको हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए थेवेनिन जब भी निकालते हैं दोस्तों, तो क्या हम लोग लेते हैं, किसी पॉइंट के अक्रॉस जो थेवेनिन निकालते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम लोग वो शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स होता है उसको हम लोग ओपन सर्किट करते हैं, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं A और B पॉइंट के बीच में। तो इसमें अगर हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ये सीरीज में ऑलवेज रहता है R थेवेनिन, और ये होता है हमारा V थेवेनिन, ठीक है, ये ऑलवेज रहता है, ठीक। अब रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, अब इसके अक्रॉस 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया, तो इसका मतलब है कि अब हम लोग A और B के बीच में हम लोग निकालते हैं। तो देखिए इसके केस में अब हम लोग इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, V थेवेनिन को शॉर्ट करेंगे, तो R थेवेनिन हमारा कितना है 2 ओम है, और ये है हमारा 3 ओम है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ जाएगा, R थेवेनिन 2 ओम, और A और B के अक्रॉस 3 ओम ऑलरेडी है, तो A और B के अक्रॉस हमको रेजिस्टेंस निकालना है ना। तो इसका मतलब 2 और 3, तो 2 और 3 का जो हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 6 डिवाइड बाई 5, यानी कि 1.2। इसका मतलब है कि R थेवेनिन अभी A और B के अक्रॉस, यानी RAB के अक्रॉस, उसको हम लोग RAB लिखते हैं, तो वो आएगा क्या हमारा 1.2 ओम, ठीक है। अब हमें निकालना है थेवेनिन वोल्टेज, अब इसको हम लोग थेवेनिन वोल्टेज को निकालना है, ठीक है। तो थेवेनिन वोल्टेज इसमें इसके अक्रॉस हम लोग कैसे निकालेंगे, A और B के अक्रॉस, तो हम लोगों ने पैरेलल सर्किट लिया है, ठीक है। ये जो हमने लिया है ये 2 ओम और ये हमारा 3 ओम, ठीक है। ये जो हमारा RTH है इसके अक्रॉस R थेवेनिन वोल्टेज है 1.2 ओम, ठीक है। तो इसको हम लोग अब क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर के हिसाब से निकालेंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर के हिसाब से निकालेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये A है और ये है हमारा B पॉइंट, ठीक है। तो ये है हमारा A और B पॉइंट के अक्रॉस जो R थेवेनिन है हमने निकाला है, वो कितना निकाला है 1.2, ठीक। ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज था 10 वोल्ट पहले ही, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, अब ये तो हमारा इक्विवेलेंट निकल गया, तो मान लीजिए कि इक्विवेलेंट निकल गया, ये 2 ओम है, ये है हमारा 3 ओम, ठीक है। तो अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकालें तो A और B के अक्रॉस जो हम लोग वोल्टेज निकलेगा वो क्या निकलेगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम लोग चलते हैं, तो ये आएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2, ठीक है,
इंटू 10 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5 इंटू 10 यानी कि आएगा 6 वोल्ट। इसका मतलब ए और बी के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज वैल्यू निकलेगा वो आएगा हमारा 6 वोल्ट, यानी थेवेनिन वोल्टेज क्या आएगा 6 वोल्ट। इसका मतलब है कि इसमें जो वी थेवेनिन वोल्टेज जो नया वाला है इसको हम लोग डी डैश बोलते हैं वो आएगा 6 वोल्ट, और आर थेवेनिन है वो हमारा आएगा आर डैश वो आएगा हमारा 1.2 एम्पियर और 1.2 ओम। तो ऐसे हम लोग इसमें इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। उसको बेसिक फंडा क्या है दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना है तो जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे, और करंट सोर्स अगर दिया उसको हम लोग ओपन सर्किट करेंगे, और उस पॉइंट के अक्रॉस हम लोग नेट इक्विवेलेंट निकालेंगे। फिर वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम लोग अगर इसके बीच में जो जितना वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकलेगा वही हम लोग इसमें निकालेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट इज शोन इन द फिगर। इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि करंट सोर्स को हम लोग ओपन करते हैं, तो अभी इसको ओपन करेंगे तो 2 ओम 1 ओम क्या हो जाएगा आपस में सीरीज में होगा, तो 3 ओम और 3 ओम ये आपस में पैरेलल में हो जाएगा। सीरीज होने के बाद इन दोनों का इक्विवेलेंट सीरीज होगा, फिर उसका इक्विवेलेंट निकलेगा वो इसके पैरेलल में आएगा, तो इसका मतलब 3 ओम और 3 ओम का पैरेलल क्या होगा 1.5 ओम। इसका मतलब है क्या कि जो आर थेवेनिन इक्विवेलेंट है वो आएगा हमारा 1.5 ओम। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं, वी थेवेनिन वोल्टेज ए बी के क्रॉस निकालते हैं। तो ए बी के क्रॉस निकालने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए ए बी के क्रॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा 3 एम्पियर है, ये हमारा 3 ओम है 2 ओम है। इसका मतलब इस पॉइंट के अक्रॉस अगर ए और बी को लिया जाए तो ये आपस में सीरीज में होगा, और ये 1 ओम होगा पैरेलल इसके साथ पैरेलल में, तो करंट डिवाइड होगा। तो अगर इसके अक्रॉस करंट हम लोग निकालें तो आई जो 3 ओम के अक्रॉस जो करंट आएगा वो क्या आएगा, ये दोनों सीरीज में है, तो इसका मतलब है कि इसके अपोजिट में आता है 1 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5 और +1 6, ठीक है, इंटू 3 ओम 3 एम्पियर यानी कि आएगा 1.2 एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.2 एम्पियर हो गया। ठीक है, ठीक 1.2 एम्पियर इसके क्रॉस फ्लो करेगा, और तो हमारा जो वी थेवेनिन वोल्टेज यानी वी ए बी के क्रॉस वोल्टेज आएगा 3 आएगा, 3 × 1/2 यानी कि आएगा कितना 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1.5 वोल्ट एंड 1.5 ओम। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले इसको ओपन सर्किट किया। मैंने आपको बताया था कि करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं। अब इसको हम लोग ओपन किया, इसको ओपन करने के बाद करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा। रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालने के लिए इस पॉइंट के अक्रॉस देखिए ये और ये आपस में सीरीज में है, तो 2 और 1 3, और ये 3 ओम के पैरेलल में है, तो 3 और 3 ओम का पैरेलल 1/2 सिंपल हो गया, तो 1.5 ओम आ गया इसका। ठीक है, अभी इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो करंट 3 एम्पियर जा रहा है ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है यहाँ और यहाँ, तो करंट डिवीजन रूल से इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो क्या आएगा 5 ओम और 1 ओम के पैरेलल में जो करंट फ्लो करेगा वो उसके हिसाब से अपोजिट के हिसाब से होता है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स इसमें हो गया इंटू 3 करंट डिवाइडेड रूल से। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा हमारा 5 + 1, क्योंकि ये 1 ओम भी लेना है हमें, तो ये सिंपली हो जाएगा हमारा 1/2 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करेगा। अब 1/2 एम्पियर इंटू 3 ओम यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो क्या आएगा 1.5 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब थेवेनिन का वोल्टेज हो गया 1.5 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एल्युमिनियम इज 2.1 × 10⁻5, इसको 10⁻5 पड़ेगा। द परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी आर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए परमेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 4π × 10⁻7। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4 × π का वैल्यू क्या होता है 3.14 × 10⁻7। उसको निकालिएगा तो ये आएगा आपका 1.26 12.6 × 10⁻7। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12.6 × 10⁻7। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है, तो हम लोग सेकंड निकालते हैं। अभी देखिए रिलेटिव परमिटिविटी, तो उसका जो फॉर्मूला होता है रिलेटिव परमिटिव वो होता है 1 + साई होता है हमारा ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब 1 + 2.1 × 10⁻5। अभी 10⁻5 को अगर हम लोग बहुत सारे 5 जीरो को इधर लेके आएंगे तो 1 प्लस हमारा आएगा 0.0000021। ठीक है, 4 जीरो की इधर 5 जीरो आएगा यहाँ पर, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। इसका मतलब इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ ए नेटवर्क इज 1 - e -80 देन इट्स यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो देखिए जो हमारा यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो ऑलवेज होता है डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, यानी ये हायर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, तो d/dt ऑफ 1 - e / -80 का डेरिवेटिव निकाला जाए तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, ये माइनस ए इधर आएगा तो माइनस प्लस हो गया a e / -80, यानी कि ये क्या आंसर आएगा ए ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 kVA
11,000 by 400 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ 80 टर्न्स ऑन द सेकेंडरी। एक ट्रांसफार्मर लिया गया जिसमें कि इसका प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का जो टर्न्स रेशियो है वो क्या आ जाएगा 11 kV डिवाइडेड बाई 400। बट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 250 kVA दिया है, ठीक है। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता है, जो E इज इक्वल टू होता है वो होता है 4.44 इंटू N ये नंबर ऑफ टर्न्स इंटू F यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू 5M, ठीक है। ये N जहाँ भी आप लें, प्राइमरी में लेंगे तो प्राइमरी वोल्टेज यहाँ लेंगे, सेकेंडरी में लेंगे तो सेकेंडरी वोल्टेज लेंगे। तो हमें जो टर्न्स दिया है सेकेंडरी का दिया है, तो इसका मतलब हम लोग सेकेंडरी वोल्टेज लेंगे और ये N2 लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लॉसेस को हमने नेगलेक्ट किया है, ये तो टर्मिनल वोल्टेज होता है और ये EMF का ये जो हमारा वाइंडिंग्स के पास जो वोल्टेज होता है यहाँ पर वो यही वोल्टेज है। तो हम लोगों ने बेसिकली इस पर नेगलेक्ट माना अभी, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब है क्या कि 5M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा E जो EMF है सेकेंडरी साइड में 400 है डिवाइडेड बाई 4.44 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स है 80 इंटू फ्रिक्वेंसी है 50। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 22.5 मिली वेबर, यानी कि ये आएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट 50 हर्ट्ज ऑपरेशन द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज हिस्टेरिसिस लॉस ऑफ 200 वाट एंड एडी करंट लॉस ऑफ 100 वाट। इट्स कोर लॉस एट 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज पे कोर लॉस क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले देखिए अगर V/F रेशियो कांस्टेंट है तो इसका मतलब है क्या कि जो हमारा P/एडी करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है K टाइम्स फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। एडी करंट मतलब फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो होता है हमारा एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है कि 200 वाट दिया है 50 हर्ट्ज पे, एडी करंट लॉस ऑफ 100 वाट एंड तो हिस्टेरिसिस लॉस भी दिया 200 वाट का, तो 60 हर्ट्ज पे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले 50 हर्ट्ज पे निकालते हैं हम लोग। तो इसका मतलब है क्या कि देखिए 50 हर्ट्ज पे जो हमारा एडी करंट लॉस है उसको हम लोग P50 लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा K1 इंटू 50 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने बताया कि फ्रीक्वेंसी स्क्वायर को होता है। हिस्टेरिसिस लॉस 50 हर्ट्ज पे वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा K2 इंटू 50, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि इससे हम लोग K1 K2 निकाल सकते हैं। ये जो एडी करंट लॉस है वो हमें क्या क्या दिया हुआ है, वो दिया है 100, और जो हिस्टेरिसिस लॉस ये दिया हमारा 200। तो इसका मतलब K2 का वैल्यू आ जाएगा 4, इससे K2 का वैल्यू 4 और K1 इज इक्वल टू 100/50 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये K1 और K2 निकल गया हमारे पास। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग 60 हर्ट्ज पे टोटल कोर लॉस क्या हो जाएगा, एडी करंट लॉस प्लस P हिस्टेरिसिस लॉस, यानी 60 हर्ट्ज पे क्या आ जाएगा K1 एडी करंट का लॉस का वैल्यू, तो हमने कितना निकाला था 100/50 का होल स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एडी करंट का 60 का होल स्क्वायर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है, और जो हिस्टेरिसिस लॉस क्या आ जाएगा वो आ जाएगा 4 टाइम्स जो फ्रीक्वेंसी है 60। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 384 वाट। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टाइम वेरिंग फ्लक्स काउजन इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, व्हाट लॉ डज दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट। तो ये फैराडे लॉ रिप्रेजेंट करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जहाँ पर फ्लक्स हो वहाँ पर EMF इंड्यूस होता है, ठीक है। और E इज इक्वल टू -d∅dt, ये जो माइनस है वो लेंज लॉ बताता है कि वो जो EMF इस तरह से इंड्यूस होता है कि वो जो काउज है फ्लक्स प्रोड्यूस का उसी को वो अपोज करता है। तो ये जो पहला लॉ है वो फैराडे लॉ का है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है तो EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ DC मशीन द फील्ड फ्लक्स एक्सिस एंड द आर्मेचर MMF एक्सिस आर प्लेस्ड अलोंग। तो देखिए जो फील्ड फ्लक्स एक्सिस होता है, फील्ड फ्लक्स एक्सिस होता है वो ऑलवेज डायरेक्ट एक्सिस पे होता है, और जो आर्मेचर रिएक्शन जो होता है जिसमें कि आर्मेचर MMF वो डायरेक्ट हमेशा ऑलवेज हमारा इंटरपोलर एक्सिस में होता है, यानी दोनों पोल्स के बीच का जो एक्सिस होता है उसको इसके अल्टरनेट जो एक्सिस होता है उसको इंटरपोलर एक्सिस बोलते हैं, तो उसके अलॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि जो हमारा मेन फील्ड फ्लक्स होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, वो ऑलवेज डायरेक्ट एक्सिस होगा, और जो हमारा जो आर्मेचर MMF होगा वो हमारा इंटरपोलर एक्सिस में होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एयर गैप बिटवीन द योक एंड द आर्मेचर इन DC मोटर इज केप्ट स्मॉल, किसके लिए, तो अचीव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमारा जिससे ये हमारा योक है, ठीक है, और जो आर्मेचर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम रखने से क्या होगा कि हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन द एयर गैप इज, ये एयर गैप क्या होता है, तो देखिए सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन में जो एयर गैप होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा लीस्ट होता है, किसकी कब लीस्ट होता है, मिडिल ऑफ द पोल्सो के मिडिल में, यानी कि वो इस तरह से कुछ बनाता है। अगर ये हमारा सरफेस है तो ये जो सेलिएंट पोल का जो पोल होता है रोटर का वो इस तरह से होता है,
तो ये जो हमारा ये जो पॉइंट है यहाँ पर मिनिमम होता है और ये जो एजेस पे जाके वो मैक्सिमम होता है, यानी कि वो इस तरह से कुछ टैप पर होता है, इस तरह से। अगर ऐसा है तो यहाँ पर गैप ज़्यादा होता है और यहाँ पर गैप कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब लीस्ट अंडर मिडिल ऑफ द पोल शू एंड द इंक्रीजेज आउटवर्ड। तो और ये हमारा क्या होता है, पोल शू, इस तरह से ये होता है पोल शू हमारा, ठीक है। ये तो सेलिएंट पोल में, और सिलेंड्रिकल पोल में तो वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 पोल स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर रनिंग एट 15 RPM है, 72 स्लॉट्स एंड 10 कंडक्टर्स पर स्लॉट, द नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज एंड स्लॉट एंगल। तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पूछ रहा है, देखिए क्या होता है, इसका एक बार एनालॉजी समझिएगा। देखिए जितने भी स्लॉट्स दिए रहते हैं, ठीक है, उसमें कंडक्टर सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है, इस तरह से कंडक्टर्स रहते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा सरफेस है अल्टरनेटर का, ये इसका रोटर का सरफेस है, तो इसमें स्लॉट्स देते हैं, उसमें कंडक्टर्स रहते हैं, कुछ कुछ कंडक्टर्स, ठीक है, हर एक स्लॉट्स में कंडक्टर रहता है। तो इसमें हमें क्या कहा है कि 72 स्लॉट्स है, इंटू हर स्लॉट में 10 कंडक्टर है। इसका मतलब टोटल कंडक्टर्स हमारे पास कितने हैं, 72, 720। अभी देखिए क्या है कि जो एक टर्न होता है वो बेसिकली 2 कंडक्टर से मिलकर बना रहता है। ये हो गया इंटर टर्न और ये हो गया टर्न। तो इसका मतलब है क्या कि अगर हमारे पास 720 कंडक्टर्स हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, 360, क्योंकि 2 कंडक्टर से मिलकर एक टर्न बना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया, 360 अगर 720 कंडक्टर्स है तो, ठीक, लॉजिकली समझ में आया। अब 360 का जो कंडक्टर्स है वो 3 फेज में डिवाइडेड होता है, तो पर फेज अगर आपको कंडक्टर पूछा जाए, टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज पूछा जाए तो वो क्या आ जाएगा, हमारा 360 था नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय हमारे पास 3 फेज है, यानी कि 120, यानी 120 टर्न्स पर फेज, यानी कि या तो ए ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं स्लॉट एंगल। तो जो हमारा स्लॉट एंगल होता है साई, वो होता है हमारा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, यानी एक पोल में कितना नंबर ऑफ स्लॉट्स है। तो इसका मतलब है कि 180 डिवाइडेड बाय स्लॉट्स हमारा 72, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स कितना है हमारा 4, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 180 डिवाइडेड बाय 80 यानी कि 10। इसका मतलब है कि स्लॉट एंगल हमारा कितना होगा, 10, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑलवेज याद रखिएगा जो स्लॉट एंगल होगा तो वो क्या होता है, 180 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट ऑफ ए 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट 2% स्लिप, 2% स्लिप ऑपरेट हो रहा है। तो देखिए जो हमारा रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है स्लिप फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है क्या कि स्लिप है हमारा 2%, यानी कि 0.02 इंटू ये हो गया 50, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1 हर्ट्ज। इंडक्शन मोटर में यही होता है, ठीक है। स्लिप जो रोटर होता है वो स्लिप स्पीड पर रोटेट करता है, स्लिप फ्रीक्वेंसी पर रोटेट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा रोटर का क्या हो जाएगा, 1 हर्ट्ज होगा, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन सही है, ठीक। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।